For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? करंट डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई वायर है ऐसा, अब ये कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। कितना करंट फ्लो है इसके अंदर? आई करंट फ्लो हो रहा है। पूरे वायर में करंट सेम रहेगा, वायर चाहे मोटा हो या पतला हो कहीं से, उसमें करंट एक ही फ्लो होगा पूरे वायर में। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है, मान लेते हैं A1, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ तो अलग अलग होगी। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स, भाई करंट किसकी वजह से फ्लो होता है कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। तो यहाँ से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो वो आराम से पास होंगे। इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे तभी करंट इधर है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है यहाँ पे वो इजीली हो रहा होगा, आराम से हो रहा होगा, दूर दूर आराम से खुले खुले जा रहे होंगे। लेकिन जैसे वो यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ से पास होंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या हो गया? कम। तो इसमें से अब छोटे से एरिया से उनको निकल के जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल वो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल पास पास एकदम डेंस होकर निकलेंगे एक तरह से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम जे के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जैसे इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी कितनी होगी? इसको J1 बोल देते हैं, ये होगा I/A1। और इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी कितनी होगी बताओ? तो J2 बोल देते हैं इसको, I/A2। समझ में आया क्या? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो जो चीज़ बदलेगी वो कौन सी चीज़ बदलेगी? करंट डेंसिटी बदलेगी। करंट सेम है पूरे वायर में, लेकिन जो चीज़ अलग है वो कौन सी चीज़ है? वो है करंट डेंसिटी। समझ में आया? ये सिंपल एकदम। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है वायर, कई बार कंफ्यूज करने के लिए वायर आपको ऐसा दिया हुआ होता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं देके उसको ऐसे टेढ़ा काटा हुआ होता है और ये वाला एरिया हमको गिवन होता है। मान लो ये एरिया है A, तो अब जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको कंसिडर करना होता है, तो वो तो नहीं दे रखा हमको, तो ये वाला एरिया दे रखा है। तो इस बार अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे मान लो इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है I। अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे हम कौन सा एरिया कंसिडर करते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर कंसिडर करना होता है, उस डायरेक्शन वाला एरिया हमको कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया वेक्टर है, देखो ये वाला जो एरिया होगा इसकी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर इधर। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूँ, मान लो ये वाला एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा? A cos थीटा। और हमेशा जब करंट डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा वाला कंपोनेंट आपको एरिया का लेना होता है? जो करंट की डायरेक्शन में होता है, जैसे वहाँ पे है ना। इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब हमको हमेशा एरिया का वो कंपोनेंट लेना है या वो एरिया कंसिडर करना है जो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला बनेगा करंट डेंसिटी का वो क्या होगा? J = I/A cos थीटा। आपको A cos थीटा, आपको ये वाला जो कंपोनेंट है ना करंट की डायरेक्शन में, ये वाला कंसिडर करना है। सिंपल सी बात ये है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करके आपको पूछ लेगा कि टेढ़ा काटा हुआ है तो अब बताओ करंट डेंसिटी कितनी होगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, J = I/A cos थीटा। समझ में आया कि? ठीक है। अच्छा, करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। अब करंट अपने आप में तो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इस पे जो एरो का सिंबल अपन लगाते हैं उस डायरेक्शन में हमको करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। और हमेशा करंट डेंसिटी जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो एक पॉइंट पे कैलकुलेट की जाएगी। पूरे वायर के लिए एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वायर कहीं से मोटा कहीं से पतला हो सकता है। तो करंट डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या आएगी? अलग अलग आएगी। इसलिए वायर के किसी एक पॉइंट के ऊपर हम करंट डेंसिटी को हमेशा डिफाइन करते हैं। जैसे आपको पूछा इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी कितनी है, इस पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, एक पॉइंट के ऊपर पूछा जाएगा। तो उस पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वायर में, वो ही आपको
करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। मतलब जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो फॉर्मूले को, आई इक्वल्स टू क्या लिखूं, जे डॉट ए लिखना होगा। इस तरीके से लिखते हैं अपन इसको। ए क्या है, एरिया वेक्टर, जे क्या है, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। और जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो इससे हमें क्या मिलता है, स्केलर। तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका रीज़न मैंने बताया था करंट के स्केलर होने का, क्योंकि जब हम करंट को ऐड करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, 2-3 वायर्स का करंट जब ऐड किया जाता है तो इसके लिए हम सिंपल एडिशन करते हैं, ना कि वेक्टर एडिशन। तो अगर सिंपल एडिशन कर रहे हो तो इसका मतलब वेक्टर एडिशन लो को करंट फॉलो ही नहीं करता, फॉलो नहीं करेगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर एडिशन लो को फॉलो करती है। ठीक है, समझ में आया ये। तो ये छोटा सा टॉपिक था। कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको पूछ लेते हैं कि इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट, ये सब आपको गिवन होगा, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, कंडक्टिविटी, और इससे रिलेटेड एक और टर्म है कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका कंडक्टेंस कम है, या किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। मतलब कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। समझ में आया क्या। अच्छा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, या तो MHO। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है OHM, इसको उल्टा कर दिया। या तो ये वाली यूनिट हम यूज़ करते हैं, इसका सिंबल होता है ऐसा, या हम इसके लिए यूज़ करेंगे साइमंस, इसको एस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। साइमंस का मतलब भी क्या होता है, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स, एक ही बात है। तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से जो रेसिस्टिविटी होती है रो, उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। सिग्मा का सिंबल यूज़ करेंगे इसके लिए, और कंडक्टेंस का सिंबल है जी। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा ना, 1/रो। अब ये मत बोलना कि सर ये सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और ये रो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, ये क्या लिख रहे हो आप, ऐसा नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये सिंबल्स है। अब जगह जगह पे हम एक ही सिंबल को कई अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ों के लिए काम में लेते हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसको यूज़ कर रहे थे सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसको कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ सिंबल्स है जिनको यूज़ किया जाता है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1/रो। अच्छा, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो रो इक्वल्स टू क्या, RA बाई एल। एक तो फॉर्मूला वो भी होता है M/N² टो, है ना, वो भी होता है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से हम इसकी ऐसा यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो एक मीटर स्क्वायर से मतलब मीटर कैंसिल होगा और ये मीटर बचेगा। तो ओम मीटर किसकी ऐसा यूनिट होगी, रेसिस्टिविटी की। तो इसका रेसिप्रोकल जो है कंडक्टिविटी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो उसका उल्टा कर दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या क्या बोल सकते हो, साइमंस मीटर इनवर्स, या क्या बोल सकते हो, महो मीटर इनवर्स। ठीक है ना, ये तीनों सिंबल्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो नॉर्मली आपको इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह में पूछ लेते हैं कि एक वायर है उसकी रेसिस्टिविटी इतनी है, कंडक्टिविटी बताओ, या रेजिस्टेंस इतना है, कंडक्टेंस बताओ। नाम याद होने चाहिए हमको कि इनको मतलब इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कोई खास चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल टर्म है। हाँ, इसके बाद में एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जे मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों में क्या रिलेशन है, स्टार लगा लो इस रिलेशन पे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में। जे सिग्मा और ई, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखो हमने पिछली क्लास में
करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन डिराइव किया था। क्या रिलेशन था? I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इसी को यूज करेंगे। इस ए को अगर मैं इधर लिख दूं I के नीचे, तो ये बन जाएगा करंट डेंसिटी, है ना। आपको J, सिग्मा और E इन तीनों के टर्म्स में फॉर्मूला बनाना है। तो मतलब जो चीज़ें ना उनको अपन सेट कर रहे हैं इसमें फॉर्मूले के अंदर। एन ई और ए तो इधर लिख ही दिया है। वीडी को क्या लिख सकते हो? ई टो बाई एम, इसको हम J लिख सकते हैं करंट डेंसिटी। एन ई स्क्वायर टो बाई एम, इसको अलग कर लिया इंटू ई। ये क्या चीज़ है? रेसिस्टिविटी का उल्टा। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है क्या? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। क्या ये उसका उल्टा है? क्या लिख सकते हो इसको? 1 अपॉन रो। रेसिस्टिविटी का उल्टा ही तो है ये। रेसिस्टिविटी वो है इंटू ई, और रेसिस्टिविटी का जो उल्टा है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, सिग्मा। ये लो आंसर, बिल्कुल आसान से। ठीक है, कई बार सिग्मा और ई दे रखे होते हैं और जे पूछ लेते हैं, तो इस टाइप के से न्यूमेरिकल आते हैं। इसके ऊपर सिंपल सा एक रिलेशन है, ये याद रखना है ये। ठीक है, इसके बाद में एक और टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का? सुपर कंडक्टिविटी। क्या नाम है टॉपिक का? सुपर कंडक्टिविटी। देखो सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो हमको पता है कि भी अगर कोई मटेरियल इजीली करंट या चार्ज को फ्लो होने देता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सुपर मतलब सॉरी ये क्या है? अच्छा कंडक्टर है। लेकिन अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा हो किसी कंडीशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मटेरियल क्या बन गया? अब एक सुपर कंडक्टर बन गया। कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज इजीली फ्लो होता है, जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है। लेकिन अगर कोई मटेरियल किसी स्पेशल कंडीशन में इस तरीके से बिहेव करे कि उसमें जो चार्ज और करंट है वो बहुत ज़्यादा इजीली फ्लो हो, तो उस कंडीशन में उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे। तो ये कंडीशन कब आती है मटेरियल में? तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने पढ़ा था कि जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होंगे। याद है क्या? किसी भी मेटल वायर को या किसी भी कंडक्टर को जब गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और डिक्रीज करते ही जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कम करने पे कम भी होगा, है ना। तो एक स्पेशल कंडीशन में, यानी कि एक वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे नॉर्मली जो मेटल्स और एलॉयज के लिए टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने लो टेम्परेचर पे, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है ये। तो इतने लो टेम्परेचर पे हम क्या देखते हैं कि जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। मतलब वो नेग्लिजिबल अपोजिशन करता है करंट या चार्ज के फ्लो होने का। तो इस कंडीशन में उस मटेरियल को या उस मेटल को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। मतलब इसका अगर एक ग्राफ बनाया जाए कि टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, है ना, ये 0 से भी कम मान लेते हैं इधर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस में कुछ वैल्यूज़ हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे हमने बोला कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मान लो ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इतने टेम्परेचर पे ये एकदम से ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस। ऑलमोस्ट कितना रहेगा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे इससे ज़्यादा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो, उल्टा ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कम होते होते और एक पॉइंट पे जाके क्या हो गए? ऑलमोस्ट जीरो जैसे हो गए। एकदम जीरो कभी नहीं होता रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी मटेरियल से पास होगा तो कोलिजन तो करेगा ही करेगा। कम कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि आराम से निकल गया वो बिना टकराए। तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो अगर मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया तो उसमें उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, उसमें इजीली करंट फ्लो होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर बन गया वो। और अगर किसी कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो होता है, मान लो आपने किसी बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया और आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देते हो उसमें काफ़ी कम, तो करंट क्या हो जाएगा?
काफ़ी ज़्यादा। ये अगर ऑलमोस्ट जीरो होगा तो ये क्या होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा। करंट क्या होगा, एक लार्ज करंट फ्लो होगा। एक नॉर्मल बैटरी से भी उस कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम आगे अगले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है, वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर करंट ज़्यादा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। अगर हम इस वायर की एक कॉयल बना दें तो उस कॉयल की एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से, वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर हम कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उन कॉयल्स को एक लो टेम्परेचर पे रखते हैं। लो टेम्परेचर पे रखने पे क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो रहेगा और उस कंडीशन में वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगी और एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। जैसे एक मशीन होती है एमआरआई स्कैनर, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा नाम, ब्रेन की एमआरआई करते हैं ना, तो वो जो स्कैनर होता है उसमें एक हाई, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। हाई भी नहीं, वेरी हाई। जब भी किसी का एमआरआई स्कैन होता है तो उस कंडीशन में कोई भी मेटल की चीज़ उसको पहनने नहीं देते, क्योंकि अगर मेटल की चीज़ होगी ना तो वो एक बुलेट की तरह जाती है उसके अंदर, वो एकदम से अट्रैक्ट करती है। मतलब मशीन है ना, इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि वो आयरन या स्टील की चीज़ों को क्या करती है, एकदम तेज़ी से अट्रैक्ट करती है। तो रिंग वगैरह भी निकलवा देते हैं एमआरआई जब भी किया जाता है, या चेन वगैरह किसी ने पहन रखी है तो वो भी निकलवा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मेटल कोई भी चीज़ पहन रखी है ना तो वो डेंजरस होता है थोड़ा सा। तो वो एक वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली मशीन होती है। तो उसमें जो कॉइल्स यूज़ की जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है उसमें, तो वो एक लो टेम्परेचर पे रखी जाती है। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं अपन, सुपर कंडक्टिविटी वाला। इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब कि जैसे इंडिया का पूरा इंटरनेट संभालने वाले जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, अपना जो नॉर्मल कंप्यूटर है इस पर लोड अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये हैंग हो जाएगा या फिर ये काम ही नहीं करेगा। अब सोचो, अब पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग कंप्यूटर मोबाइल ये यूज़ कर रहे होंगे, इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, तो उसका जो ट्रैफिक है उसको संभालने के लिए भी कुछ बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। तो उनकी जो सर्किटरी होती है, उनमें जो सर्किट्स होते हैं वो फास्ट रेस्पॉन्स करने चाहिए, उनमें इजीली करंट फ्लो होना चाहिए, उनमें हीट मिनिमम प्रोड्यूस होनी चाहिए, करंट उसमें ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, ताकि ईजिली वो काम कर पाएँ, ईजिली मतलब फास्ट काम कर पाएँ। तो इसके लिए उन कंडक्टर्स का जो सीपीयू होता है, जो ब्रेन होता है ना एक तरह से कंप्यूटर का, उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। अगर सीपीयू को लो टेम्परेचर पे रखोगे तो उसमें जितना भी सिस्टम है उसका, जितनी भी सर्किटरी है वो बेटर वर्क करेगी। तो आपको दो एप्लीकेशन तो मिनिमम याद ही रखनी है इसकी, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादातर पूछी जाती है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब समझ गए होंगे, लो टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस के कम होने से कंडक्टर एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होने की वजह से वो अच्छे से करंट को फ्लो कर पाता है। इस कंडीशन में उस कंडक्टर को बोला जाता है सुपर कंडक्टर, और इस सिचुएशन को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, है ना। इस सिचुएशन का नाम है सुपर कंडक्टिविटी। अगर कोई मटेरियल, कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन गया तो वो सिचुएशन बोली जाती है सुपर कंडक्टिविटी। और यूज़ कहाँ है, एमआरआई स्कैनर के अंदर और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। बस इतना याद रखना है इसके लिए, ठीक है। और ये भी याद रख लेना कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है ऐसा, -196, मतलब -200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आप इसको मान सकते हो, इस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, ठीक है। आपको एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 15 के ऊपर, पेज नंबर 15 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 centimeter is connected to a copper wire of diameter 0.16 centimeter. The current in the wire is 10 ampere. Find the current density in the aluminum wire and drift velocity of electron in copper wire, given that the number density of free electrons या number of free electrons per unit volume in copper wire is 8.4 into 10 raised to power 28 per meter cube। और आपको जो दो चीज़ें पूछी जा रही है वो हमको कैलकुलेट करनी है। देखो पहली चीज़ क्या दे रखी है, एक वायर है, एक तो एल्यूमिनियम वायर है, और उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है कौन सा वायर, कॉपर वायर। कॉपर वायर की जो रेडियस है वो कम है, एल्यूमिनियम वायर है उसकी रेडियस आपको दे रखी है, ये एल्यूमिनियम है ये कॉपर है, इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज 0.24 सेंटीमीटर, और जो कॉपर वायर है इसकी रेडियस कितनी है, 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होगी, हाफ होगी, यानी 0.12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर दे रखा था, रेडियस अपन को पुट करनी थी, लिखी है मैंने मतलब।
द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर। क्या दोनों वायर्स में सेम करंट फ्लो होगा? भाई वायर चाहे मोटा पतला हो, करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में, एक के बाद एक कनेक्टेड है तो दोनों में करंट क्या होगा? सेम। करंट की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर आपको दी हुई है। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर में करंट डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। पहली चीज है करंट डेंसिटी, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? I अपॉन ए फॉर एल्यूमिनियम वायर लेना है, एल्यूमिनियम वायर के लिए। तो करंट तो गिवन है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम वायर कैसे कैलकुलेट करोगे? पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। R1 लिया अपन ने, इसका रेडियस ये आ जाएगा। तो इससे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू 10 पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपको पता ही है 0.12। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है क्या? कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 10⁻⁻2 से स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। इससे अपना आंसर आएगा, जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर बनेगा 2.2 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या होगी? एम्पियर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। दूसरी चीज़ इसने पूछी है, अगर आपको नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर गिवन हो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है 8.4 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स। तो आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि जो कॉपर वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? करंट गिवन है, एन मतलब एन भी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वीडी आपको पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। याद है क्या फॉर्मूला? तो वी डी पूछ रहा है, कैलकुलेट कर लो, I अपॉन एन ई ए की जगह क्या पुट करेंगे? ए की जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, कॉपर वायर लेना है इस पर, तो पाई R2 स्क्वायर कर दो इसको, वी डी कॉपर वायर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो I की वैल्यू 10, N की वैल्यू दे रखी है आपको 8.4 इंटू 10⁻28, और E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ द कॉपर वायर 0.8 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर, 0.08 है ये, 0.08 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 3.7 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना आंसर, ये आपके आंसर होंगे दोनों। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है पावर? वर्क करने की जो रेट होती है, वर्क अपॉन टाइम। अगर कोई भी दो लोग हैं, मान लो दो लोग, अगर कोई एक काम आपने उनको बोला कि भाई ये आपको काम करना है, एक तो 1 घंटे में करता है, एक उसको 5 घंटे में करता है, सेम काम कर रहे हैं दोनों, तो किसकी पावर ज़्यादा मानी जाएगी? जो कम टाइम में काम कर रहा होगा, है ना। वर्क करने की जो रेट होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी पावर ज़्यादा मानी जाएगी। तो वर्क करने की रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वर्क अपॉन टाइम से, टाइम जिसके लिए कम उसके लिए वर्क करने की रेट ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी पावर ज़्यादा हमने कंसिडर की। पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है W/T, वर्क अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या है? तो एक वायर हम कंसिडर कर लेते हैं मान लो, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान से समझना इसको। वायर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बैटरी है जिसको सर्किट में करंट फ्लो करवाना है, बैटरी को कनेक्ट किया है, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो। करंट किसकी वजह से फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो एटम से फ्री हो जाते हैं और इजीली इस मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इनको रिपेल करेगा, तो ये इधर से इधर ऐसे मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास कुछ एनर्जी है, तभी तो मूव करेगा, बिना एनर्जी के कैसे मूव करता? तो इसके पास कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? बैटरी से। बैटरी से क्यों? क्योंकि बैटरी की वजह से इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, और उसकी वजह से अगर फोर्स लगता है
और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसका मतलब वो कुछ वर्क कर रहे हैं। तो वो वर्क करने के लिए इनको एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? एक तरह से बैटरी सप्लाई कर रही है, क्योंकि बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं होती तो ये इस डायरेक्शन में मूव भी नहीं करते, रैंडमली मूव करते रहते अपनी आसपास ही। जो हीट की फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर में इनके पास एनर्जी होती, उसी एनर्जी से ये रैंडमली घूमते रहते। लेकिन अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको घूमने के लिए या घुमाने के लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस वर्क करने की जो रेट होगी इस बैटरी की, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? W/T। ठीक है, लेकिन अगर वोल्टेज या करंट के टर्म्स में इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मान लो इस वायर में जो करंट फ्लो रहा है वो है I, वायर में करंट कितना है? I। ठीक है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और चार्ज, इनमें एक रिलेशन पता है। याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था VB - VA, याद आया क्या? WAB/Q। अगर किसी भी Q चार्ज को ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में हम मूव करते हैं जिनका पोटेंशियल VA और VB हो, है ना, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा WAB। और इन तीनों मतलब पोटेंशियल, वर्क और चार्ज, इन तीनों में रिलेशन ये होगा VB - VA, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा वर्क अपॉन चार्ज के। यहाँ पे इस बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के क्रॉस क्रिएट किया हुआ है? V। अगर V वोल्ट की बैटरी है तो उसका मतलब होगा कि उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V। तो वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट किया बैटरी ने, वो कितना होगा? V के इक्वल होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे? V के बराबर है। ठीक है, फिर WAB का मतलब है वो वर्क जो चार्ज कौन है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज मान लेते हैं Q, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इस वायर के अंदर, उन पे टोटल चार्ज Q है। तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाना है, ऐसे फिर वापस आना है, फिर वापस घूम के आएंगे, इस तरीके से ये मूव करेंगे, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल चार्ज अगर Q है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो उनके लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा बैटरी को? तो वो टोटल वर्क होगा W। तो यहाँ पे मैं V = क्या लिख सकता हूँ? W/Q लिख सकता हूँ। समझ में आया? ये वो टोटल वर्क है W जो Q चार्ज के लिए इस बैटरी को करना पड़ेगा। और Q कौन सा चार्ज है? जो इस वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज है ये। समझ में आई बात? तो ये जो W है उसको क्या लिख सकते हो? V × Q। अब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो पावर को क्या लिखा जा सकता है? बताओ, पावर को लिख सकते हो V × Q/T, है ना। ये जो Q/T है इसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की जो फ्लो रेट होती है उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। भाई वायर के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन्स को अगर T टाइम लगा और उन पे टोटल चार्ज Q है, तो Q/T को हम क्या बोल सकते हैं? द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको करंट बोल सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या बना? V × I। समझ में आया क्या? अब ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है, यानी वोल्टेज और करंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी रेजिस्टेंस में, किसी वायर में कुछ करंट फ्लो रहा है, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, तो वायर या रेजिस्टेंस कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है और उसमें जितना करंट फ्लो रहा है उनको मल्टीप्लाई कर लो, V × I। ये हो गया फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने रेजिस्टेंस के लिए। मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस है R, तो V = हम क्या लिख सकते हैं? I × R लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो पावर है इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं V को I × R लिखूंगा तो ये बनेगा I² × R, या फिर I को V/R लिख दो। वहाँ से I को क्या लिख सकते हो? V/R भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा? V²/R। क्या तीन फॉर्मूले अपने पास आ गए इलेक्ट्रिकल पावर के? तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो जैसा डेटा दे रखा है वैसे। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, करंट दे रखा है और पावर पूछिए कि कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। उसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर वोल्टेज और करंट दे रखा है उसके अक्रॉस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, ये तो हुई इलेक्ट्रिकल पावर की बात। अब अगर आपको पूछे कि बताओ ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर कंज्यूम कर रहा है, या जो बैटरी है वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो एनर्जी का मतलब एक तरह से वर्क। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बैटरी से मिल रही है, और वो उससे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, और कोई काम तो कर ही नहीं रहे। वो जितनी भी एनर्जी बैटरी से मिलेगी उससे वो एक ही काम करेंगे कि वो इधर से इधर मूव करेंगे, यानी कि कुछ वर्क करेंगे। तो ये जो वर्क इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू किया जाएगा इस सर्किट के अंदर, है ना, इनके मोशन से जो भी वर्क होगा एक तरह से, या ये जो वर्क कर रहे हैं
वही उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगा जी जो ये बैटरी सप्लाई करेगी। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी उससे वो वर्क करेंगे, तो इसका मतलब वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी जाए, जिससे मतलब कि जैसे अगला टॉपिक जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो यही पूरी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर आपको एनर्जी पूछी जाए तो क्या करोगे, पावर का फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, और पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पावर इनटू टाइम लिख सकते हो। अब पावर का जो फॉर्मूला है उसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने टाइम में सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या कितना वर्क इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं वो आ जाएगा। जैसे आपको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स बताओ 5 घंटे में कितना वर्क करेंगे, तो अगर मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर इतनी कंज्यूम हो रही है सर्किट में, तो उस पावर को मैं 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 घंटे में कंज्यूम होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो सिंपल से आपको क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम से। तो जो वर्क या एनर्जी है उसके फॉर्मूले क्या बन गए, एनर्जी या वर्क, ई का मतलब एनर्जी है यहाँ पे जो सर्किट में कंज्यूम हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा वी इंटू आई, या आई स्क्वायर इंटू सॉरी टी भी आएगा ना इंटू टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी हर इसमें मल्टीप्लाई में आएगा। एक चीज़ और, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मान लो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है आर, तो सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता रहेगा। रेजिस्टेंस का मतलब है चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का या चार्ज पार्टिकल्स के मोशन का अपोजिशन करना। तो अपोजिशन किस सेंस में करेगा और उससे क्या लॉस होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा और अगर वो टकरा गया किसी एटम से तो उसको कुछ अपोजिशन मिला, और उस अपोजिशन से उसको क्या नुकसान हुआ, उसकी कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। एक तरह से जितनी एनर्जी वो लेके चला था बैटरी से, यहाँ से खा पी के चला इलेक्ट्रॉन, लेकिन टकराते टकराते जब जाएगा और इस सिरे पे पहुँचेगा तब तक उसकी एनर्जी हीट की फॉर्म में पूरी की पूरी लॉस्ट हो चुकी होगी। और कोई एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही यहाँ पे कि उस फॉर्म में, यहाँ पे कोई भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कोई साउंड या इस तरह के काम तो वो कर नहीं रहा है। तो जो भी एनर्जी दी जा रही है बैटरी से वो टोटली उसको हीट में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि टी टाइम के अंदर रेजिस्टेंस ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी, तो इनडायरेक्टली आपको यही पूछा जा रहा है कि कितनी एनर्जी बैटरी ने टी टाइम में सप्लाई करी होगी जिसको रेजिस्टेंस ने हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला भी यही होगा। मतलब कि अगर आपको पूछे कि एक सर्किट है उसमें टी टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, या कितना वर्क इलेक्ट्रॉन्स ने किया, तो तीनों के फॉर्मूले क्या हैं, तीनों चीज़ों के फॉर्मूले हैं ये वाले। ये एक ही चीज़ पूछ रहा है आपको तीन अलग अलग तरीके से। बात समझ में आई क्या, कितनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करी या कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने कंज्यूम करी, एक ही बात है। कितनी हीट इलेक्ट्रॉन्स ने कॉलिजन की वजह से प्रोड्यूस करी, या रेजिस्टेंस ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी, तो वो भी वही पूछ रहा है कितनी एनर्जी ली होगी जिसको हीट में कन्वर्ट किया होगा। तो हीट एनर्जी पूछी जाए या कितना एनर्जी सप्लाई हुई सर्किट में वो पूछी जाए, या कितना वर्क इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हुआ वो पूछी जाए, एक ही बात है। तो एनर्जी, वर्क और हीट, इन तीनों के फॉर्मूले ये रहेंगे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला ये रहेगा, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, घर पे जो सप्लाई आती है अपने, अगर उसको मेजर करना हो तो उसको यूनिट्स में मेजर किया जाता है। मीटर कुछ यूनिट शो करता है ना, अरे घर पे जो मीटर लगा होता है वो क्या करता है, कुछ यूनिट शो करता है, इतनी यूनिट हमने यूज़ करी। तो वो जो एक यूनिट होती है वो कितनी होती है, किसके बराबर होगी, एक जो यूनिट होगी ना भाई, आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लोगे। जो मीटर है वो एनर्जी मीटर बोला जाता है, वैसे एनर्जी की रीडिंग दिखाता है वो कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं घर पे। तो एक जो यूनिट होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट आवर। ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है अगर हम 1 किलोवाट पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 यूनिट के इक्वल होगी। जैसे आप प्रेस कर रहे हो तो प्रेस की जो पावर है वो मान लो 1 किलोवाट है, 1000 वाट की पावर की वो प्रेस है, ठीक है। तो 1000 वाट को हम 1 किलोवाट बोल सकते हैं, किलो मतलब 10⁻3, और उसको कितनी देर के लिए यूज़ करना है, 1 घंटे। 1 घंटे प्रेस कर रहे हो आप, तो आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पानी की मोटर हो सकती है अपनी, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर 1 किलोवाट एनर्जी का पावर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 1 आवर के लिए यूज़ किया जाए तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा
वो 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि हमारे घर पे इतने वाट के बल्ब लगे हैं, इतने वाट के फ़ैन लगे हैं, बताओ 5 घंटे हम डेली उनको चलाते हैं, 1 यूनिट की कॉस्ट इतनी है, तो बताओ टोटल कितना खर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो यूनिट कैलकुलेट करनी होगी, फिर 1 यूनिट की कॉस्ट आपको दे रखी है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नॉर्मली आपको जो पावर है वो डायरेक्टली गिवन नहीं होती, और गिवन होती तो वाट में होती है। नॉर्मली जो पावर है वो किस में होगी? वाट में गिवन होगी। तो वाट को किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड कर लो उसको। नॉर्मली जो भाई आप घर पे जैसे बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उनकी पावर देखोगे ना तो किलोवाट में नहीं होती, बहुत बड़ी मशीन होती है उसके लिए होती है, तो वाट में गिवन होती है नॉर्मली। किलोवाट में तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में। कैसे कन्वर्ट करना है? 1000 से डिवाइड कर देना है, और फिर क्या करना है? कितने घंटे के लिए यूज़ करना है उसको। ये तो पावर आई है अपने पास, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एनर्जी आएगी, तभी तो यूनिट में वो कन्वर्ट होगी ना। तो उसको जितने आवर के लिए आप यूज़ करोगे उससे मल्टीप्लाई कर देना। 5 घंटे के लिए आप 50 वाट का एक बल्ब है, 5 घंटे यूज़ करो, कितनी यूनिट आएंगी? तो 50 वाट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 5 आवर्स। ये आवर्स में पुट करना है, इसको ऐसा यूनिट्स मान के वैसे चेंज मत कर देना, ठीक है ना। ये इसी फॉर्मेट में पुट करना है, तब जाके नंबर ऑफ़ यूनिट्स आएंगी। फिर 1 यूनिट की जो भी कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेना। 5 रुपये की 1 यूनिट है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतनी कॉस्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम करी, खर्च करी, ठीक है। अच्छा, पावर की एक और यूनिट होती है, जो बड़ी मशीन होती है ना इंडस्ट्रीज वगैरह में, जो बड़ी मशीनरी होती है तो उनकी पावर हम वाट वगैरह में मेजर नहीं करते, उसके लिए जो अलग यूनिट होती है उसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। नाम सुना है क्या? 1 हॉर्स पावर कितना होता है? हाँ, घर पे पानी की मोटर होती है ना, 1 HP की, 2 HP की, ये HP वही है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है। बस एक यूनिट बना रखी है अपन ने। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको हॉर्स पावर में डेटा दे रखा है, पावर दे रखी है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वाट के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट्स यूज़ करेंगे, और पावर की ऐसा यूनिट कौन सी होती है? वाट होती है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। अच्छा, जो 1 यूनिट होती है उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कोई भी सर्किट? 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट कितने जूल एनर्जी के बराबर, मतलब कितने जूल एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे कि वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1000 वाट। इनटू आवर को क्या लिख सकते हो सेकंड्स में? 3600 सेकंड्स। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स, है ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 36 इंटू 10⁵ या 3.6 इंटू 10⁶ लिख दोगे इसको। और वाट इंटू सेकेंड को आप जूल भी बोल सकते हो। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो पावर इंटू टाइम की यूनिट भी क्या होगी? जूल। दो सेम यूनिट वाली चीज़ों को ये इक्वल करके लिख सकते हैं, तो ये जूल में आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट इतने जूल एनर्जी के बराबर होगी। इतने जूल एनर्जी आप खर्च करोगे ना, तब जाके वो 1 यूनिट के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। क्लियर है एकदम? समझ में आया? ठीक है। पावर के फॉर्मूले और पावर का और उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। पेज नंबर 30 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4.2 ओम इज डिप्ड इन वाटर इफ वी फ्लो ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स इन इट, देन फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 4.2 ओम, और कितना करंट इसमें फ्लो किया जा रहा है? 2 एम्पियर, ठीक है। और कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये कैलकुलेट करके बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? H इक्वल्स टू आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। एकदम लल्लू सवाल है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो। 2 आर की वैल्यू 4.2 और टी की वैल्यू 10। सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्या? 60 से मल्टीप्लाई करो। मिनट में अगर दे रखा हो टाइम तो सेकंड में चेंज कर लेना, तो ये अपना आंसर आएगा। और ये आएगा जूल के अंदर। लेकिन होता क्या है कि जो हीट होती है ना उसको अपन ज़्यादातर कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है।
हीट को, तो 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल के बराबर होती है। तो अगर मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मुझे 4.2 से इसको डिवाइड करना होगा, तब जाके ये कैलोरी में आ जाएगा। तो अगर जूल में लिखना है तो ये आंसर आ गया, कैलोरी में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 स्क्वायर इंटू 4.2 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4.2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? ये आएगा 4 इंटू यानी 2400 कैलोरी। अरे आया क्या समझ में? नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा उस पर। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री का भी पोर्शन है इसमें, मतलब ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इसको शायद। टॉपिक का नाम है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर तीसरी टर्म कौन सी है? पहली टर्म है ईएमएफ, दूसरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरी टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीन टर्म्स हमको बैटरी या सेल के लिए स्टडी करनी है। चलो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं ये। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या ये कोई फोर्स है? नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है, नाम ऐसा इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या चीज़ होती है? तो एक बैटरी की अपन बात करते हैं पहले, फिर इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। बैटरी में आपने अगर पढ़ रखा हो केमिस्ट्री में, तो हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होती है, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? चलो देखते हैं क्या है। जो बैटरी होती है उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये कोई वेसल है, कोई बर्तन है, और इसके अंदर हमने क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नाम याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉर्मली जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो होता है H2SO4। कौन सा? H2SO4 सॉल्यूशन अगर यूज़ करोगे तो उसमें जो एक तरह से मॉलिक्यूल है ये H+ आयंस और SO4-2 आयंस में टूट जाता है। तो इसमें दो टाइप के आयंस मिलेंगे आपको। पहले कौन से? H+, ठीक है, H+, और दूसरा कौन सा है? SO4-। ऐसे घूमते रहेंगे, बहुत सारे H+ आयंस होंगे और बहुत सारे इसमें SO4-2 ये वाले आयंस होंगे। दो टाइप की चीज़ें आपको इसके अंदर घूमते फिरते हुए दिखेंगी। समझ में आया क्या? अब हम क्या करते हैं, जब बैटरी बनाते हैं तो उसके लिए आपको दो अलग अलग मटेरियल की प्लेट्स यूज़ करनी होती है, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं उनको। वो इलेक्ट्रोड्स हम इसके अंदर डिप कर देते हैं। तो ये जो पहले इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पे इसके अंदर डिप कर रहा हूँ, ये बनी हुई है जिंक की। किसकी बनी है ये? जिंक। अब जिंक की खास बात ये है कि वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या खास बात है इसकी? कि ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ये रिएक्शन करके, और देखो ये सॉल्यूशन क्या था? H2SO4। तो इसमें दो टाइप के आयंस है ना, H+ और SO4-2। तो ये मिलके H2SO4 क्यों नहीं बना लेते वापस? तो वो मतलब कुछ आयंस प्रेजेंट रहेंगे, कुछ H2SO4 के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ये जो जिंक की प्लेट हमने डाली है, इसके अंदर इंसर्ट करी है, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, ये जो जिंक है, जिंक के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक तरह से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे SO4-2 के साथ में। तो ये जो जिंक है ये SO4-2 के साथ में एक ही कंडीशन में अटैच हो सकता है, जब जिंक के एटम के ऊपर +2 चार्ज हो, है ना। क्योंकि ये देखो -2 चार्ज इस पे है, +2 उस पे होगा, तो दोनों मिलके फिर एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल, उसका नेट चार्ज हमेशा क्या होता है? 0। तो जिंक वाले जो एटम्स हैं उनको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि जिंक के जो एटम्स हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रोड के अंदर ही छोड़ के आएंगे और इसके बाहर आके SO4 के साथ में अटैच होते जाएंगे। तो इससे क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि तुम भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाह रहे हैं ताकि वो SO4-2 से अटैच हो जाएं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाके यहाँ पे ऊपर वाले सिरे पे इकट्ठे होते जाते हैं। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी जिंक के एटम्स यहाँ पे आके एक तरह से
अटैच होंगे SO4-2 के साथ में, उन एटम्स के दो दो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। वो निकलने की कोशिश करें कि यहाँ से हमको बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे, मतलब वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गए वो, ऊपर वाले सिरे पे आके इकट्ठे हो गए, जिंक ने उनको निकाल दिया कि जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो वो निकल के यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जिंक जो एटम है वो निकल रहा है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है वो, है ना। तो वो जो जिंक एटम है वो निकल के जा रहा है, इस पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। जिंक तो निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, लेकिन इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ना, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आ जाता है, मान लेते हैं ये -V1 है ना, ये कुछ नेगेटिव पोटेंशियल इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब इसमें एक और इलेक्ट्रोड होती है, ये तो इसकी बात हुई। इसमें एक और इलेक्ट्रोड होती है जो कि बनी होती है, नॉर्मली कॉपर यूज़ करते हैं अपन। अब कॉपर की खास बात क्या है, कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या। और कॉपर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब ये जो H+ आयंस हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं से इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर की बनी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन इनको देना स्टार्ट कर देगी कि लो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन इनके साथ में अटैच होते जाएंगे। तो ये H+ जो आयन है ये H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये भी H+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H एटम में, और ये H और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे, और वो H2 गैस बबल्स की फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इन दोनों एटम्स ने उनको एब्जॉर्ब किया, ये H बन गया, ये H बन गया, दोनों मिलकर H2 गैस बन गई, बाहर निकल गए। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जा रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और हाइड्रोजन गैस निकलती जाएगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो यहाँ पे आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं +V2, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड मान लो इस पर +V2 का मतलब जैसे +10 वोल्ट इसके ऊपर पोटेंशियल आ गया, -7 वोल्ट इसके ऊपर पोटेंशियल आ गया कुछ, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो 10 में से माइनस करना है -7, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ऐड नहीं करना है, टोटल पोटेंशियल नहीं पूछ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ। एक तो 0 से 10 ज़्यादा है, एक 0 से 7 कम है, माइनस में है ना, -7, तो डिफरेंस तो 17 का हो गया क्या, अरे बोलो 17। तो ये 17 वोल्ट की बैटरी बन गई एक तरह से। अगर कोई 5 वोल्ट की बैटरी होती है, 10 वोल्ट की बैटरी, तो उसका मतलब क्या होता है, 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसका मतलब उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट के इक्वल है। तो अब जब तक आप इस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं करोगे, अब ये क्या होगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, यहाँ पे कुछ, तो एक सेचुरेशन कंडीशन आ जाती है बाद में। ऐसे नहीं कि निकलते ही रहेंगे, ये लेता ही रहेगा, ऐसे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते रहेंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक फाइनल, मतलब जितना पोटेंशियल आना था उतना आ चुका है, कितना आ गया V2, इस पर आ गया -V1, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्रिएट हो गया। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ उसको हम बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी हमने इसको किसी सर्किट में नहीं लगाया है, बैटरी को किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी जो इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का ही क्या नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। एक स्पेशल नाम दिया, मतलब जब बैटरी ओपन सर्किट है, मार्केट से आप एक बैटरी लेके आए, वोल्ट मीटर लगा के चेक किया, तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, EMF। किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, वैसे ही चेक करो कितने वोल्टेज की। जैसे आप जो सेल लेके आते हो ना छोटा, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट क्या होता है, EMF होता है वो, ठीक है। ओपन सर्किट कंडीशन में जो वोल्टेज होता है ना वो EMF होता है। समझ में आई। अब देखो, अगर मैंने इसको इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर से या किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब है, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इस बल्ब के फिलामेंट के अंदर और इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, मतलब इसको दे दिए काफ़ी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आना चाहेंगे, इसके अंदर आएंगे, है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वापस बढ़ जाएंगे,
फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे वायर के अंदर, तो ये इधर से खींच लेगा क्योंकि ये तो निकलना ही चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर इससे होते हुए इसमें वापस इसमें आ गए। फिर यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, आगे कौन चलेगा, SO4 माइनस आयन। सॉल्यूशन में कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ तक आए, फिर इसके बाद में कौन जाएगा, फिर ये SO4 माइनस आयन इधर जाएगा, जिंक से अटैच होने के लिए H प्लस आयन इधर आएंगे, तो हाइड्रोजन के जो आयन है वो इधर आ रहे हैं, SO4 माइनस इधर जा रहा है, SO4 माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं, फिर आगे जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन लेके जाता है, SO4 माइनस 2 आयन ये लेके जाता है, फिर यहाँ से वापस ये इसके पास पहुँचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएंगे इसमें से, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और ये एक फ्लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आए, फिर ये आयन चले, फिर ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी बैटरी की वजह से ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं इस बैटरी या इस रेजिस्टेंस या सेल के अक्रॉस अगर एक वोल्टमीटर लगा के चेक करूं कि अब इस बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या जब सेल वर्किंग कंडीशन में है, इस बल्ब को हम कनेक्ट किए हुए हैं, तो अब अगर मैं एक वोल्टमीटर लगा के यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर चेक करूँ, तो अब जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा। जब तक ये बल्ब कनेक्टेड नहीं था तब मान लो ये 10 वोल्ट शो कर रहा था वोल्टमीटर, तो अब मुझे ये कुछ कम शो करेगा, जैसे 9 वोल्ट शो किया, अब वो 1 वोल्ट कहाँ चला गया, तो देखो जब तक ये ओपन सर्किट थी बैटरी तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट, लेकिन जैसे आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, जैसे आपने क्या किया, इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो जब वो मूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इन इलेक्ट्रोड्स का भी होगा, इस सॉल्यूशन का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, या इन सॉल्यूशन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर मूव करेंगे तो इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है, और अगर रेजिस्टेंस होगा जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी बोलते हैं, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये कुछ वोल्टेज खा जाएगा बीच में, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से करंट फ्लो रहा है। अब इस बैटरी के इंटरनल कंपोनेंट्स की वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, और उस रेजिस्टेंस ने क्या किया, कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, कुछ वोल्टेज खा गया बीच में ही, वो जितना वोल्टेज उसको सप्लाई करना था 10 वोल्ट वो उतना नहीं कर पाया, 1 वोल्ट खुद खा गया वो, ठीक है। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट है या कोई मेस है, उसमें डेली 1000 लोगों का खाना बनता है, ठीक है, लेकिन उसमें 10 वर्कर काम करते हैं, अब 1000 लोगों का खाना बनेगा तो 10 तो वो वर्कर ही खा जाएंगे, वो भी तो खाएंगे, अरे वो भी तो खाएंगे, और वो कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ी खा के आएंगे, वो वहीं खाएंगे, तो 1000 लोगों का जो खाना बना उसमें से 10 लोगों ने तो उन्होंने खा लिया, 100 लोगों का मान लो 1000 ज़्यादा हो गए, 100 लोगों का खाना बना, 10 ने उन्होंने खा लिया, 90 लोगों को ही मिलेगा बाहर, है ना, तो जो टोटल जो खाना बना था वो कितने लोगों का बना था, 100 लोगों का, उसको EMF बोलते हैं। बीच में कौन खा गया, जो वर्कर्स हैं, वो जिन्होंने वो बनाया था, सेल ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ये इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, ये इसके वर्कर्स हैं, और इन्होंने क्या किया, 10 जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ बीच में कंज्यूम कर लिया, तो जो बीच में जो खा रहा है वो कौन है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो 10 वर्कर हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो बचा है वो 90 लोगों का जो खाना बचा है उसको हम एक अलग नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जब ओपन सर्किट होगा, है ना, खाना बन के तैयार हुआ है, कोई खाने वाला नहीं है, अभी कोई नहीं खाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा अभी, तो उसको क्या बोला, EMF। लेकिन जैसे ही बोला कि अब खाना सप्लाई करो, तो पहले तो वो जिम गए 10 लोग, 90 लोगों को मिला बाहर, तो वो 10 लोग जो खा गए वो कौन है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो जो खा रहे हैं ना वो वोल्टेज, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो मिलेगा सर्किट में वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इक्वेशन सिंपल सी यहाँ पे लिख सकते हो, EMF को E के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो टोटल है वो है E, उसमें से कुछ खाएगा कौन, एक्सटर्नल सर्किट, ये V वो वोल्टेज है जो एक्सटर्नल सर्किट में जो बल्ब या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कंज्यूम करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये जो R है ना इसको मैं स्मॉल r लिख देता हूँ, तो ये वो वाला वोल्टेज आएगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया एक तरह से।
समझ में आया क्या? अगर मैं इसको सेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है, और जो हमको मिलेगा सर्किट में, जैसे आपने एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया तो इसको जो मिल रहा है ना, इस रेजिस्टेंस आर को जो मिल रहा है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। समझ में आई बात? तो इक्वेशन क्या बनेगी? वी ई इक्वल्स टू क्या लिखोगे? वी प्लस आई इंटू आर। क्या लिखना है? अरे ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, या वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ई माइनस आई इंटू आर। समझ में आई? ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये मतलब कि ये प्रोसीजर तो कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन ये इक्वेशन कैसे आई वो मैंने आपको समझाई है, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो ये हमको याद होनी चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। आई इंटू आर वो वोल्टेज है जो इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। मान लो कि कोई वायर है, ठीक है, ध्यान से समझना, फटाक से निपटा लेते हैं इसको। ये एक वायर है, इसका इनिशियली इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो है ρ1, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ρ1 इसकी इनिशियल रेसिस्टिविटी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी, इसलिए आपको बाद में अलग रेसिस्टिविटी कंसिडर करनी है जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 और टेम्परेचर हमने रखा हुआ है T1, ठीक है, ये सिंबल्स मैंने यूज़ किए। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया मैंने T2, तो इसका रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों चेंज हो गए, ये ρ2 और R2 हो गए, ठीक है। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है, आप अगर इनिशियल रेजिस्टेंस पता हो और टेम्परेचर में कितना चेंज किया हो ये पता हो, तो क्या हम फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना हो गया होगा रेजिस्टेंस बाद में? तो इसके लिए एक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो इनिशियल वैल्यू जो रेजिस्टेंस की होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये क्या लिखा है मैंने लिखा है R2 माइनस R1, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। अगर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने उसको गर्म किया, उसका रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया 150। 100 ओम का रेजिस्टेंस था, बढ़ के कितना हो गया 150, 1.5 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर वही रेजिस्टेंस अगर 1000 ओम का होता तो 50 थोड़ी बढ़ता, तो क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा उसका। तो 1000 ओम के रेजिस्टेंस को अगर गर्म करोगे तो वो 1500 हो जाएगा फिर। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आया, जैसे आपने 100 ओम का लिया था तो 50 बढ़ा, लेकिन 1000 ओम का लिया रेजिस्टेंस तो वो 500 बढ़ा, 1.5 गुना बढ़ता है मान लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर से। तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो हमेशा रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनिशियली आपने रेजिस्टेंस बढ़ा लिया है तो चेंज भी बढ़ा आएगा उसमें। भाई आप कोई बिजनेस कर रहे हो, है ना, आपने डायमंड का बिजनेस कर रखा है, अब उसमें डायमंड करोड़ों रुपए का बिजनेस है, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस भी क्या होगा, कम से कम लाखों में तो होगा, है ना। करोड़ों में तो चलो करोड़ों का बिजनेस है, पूरा प्रॉफिट लॉस, लेकिन लाखों में तो होगा। लेकिन आपने एक मूंगफली का ठेला लगा रखा है और उसमें आप प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, आपको पूरा सामान ही उसमें 150 रुपये का है, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा, क्या लाखों में जाएगा क्या? बात समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि छोटा बिजनेस तो छोटा फायदा, बड़ा बिजनेस तो बड़ा फायदा। तो बड़ा रेजिस्टेंस तो चेंज भी बड़ा होगा, छोटा रेजिस्टेंस होगा तो चेंज भी छोटा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमको। R2 माइनस R1 यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। भाई रेजिस्टेंस में चेंज किसकी वजह से आया? रेजिस्टेंस में चेंज आया टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा चेंज होगा। तो इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कंबाइन करके लिखो दोनों को, तो R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, R2 माइनस R1 इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम अल्फा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल और अल्फा ये एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसकी जगह मैंने लिखा है अल्फा इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। ये जो अल्फा है इसका एक अलग नाम होता है, इसको हम बोलते हैं
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। टेम्परेचर, ये नाम याद रखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये लो, तो ये अल्फा एक कांस्टेंट होता है, अल्फा एक कांस्टेंट है जो मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा। भाई हो सकता है आपने जो वायर लिया वो कॉपर वायर हो सकता है सिल्वर वायर हो सकता है एल्यूमिनियम या कोई एलॉय हो। तो ये जो अल्फा है ये उस मटेरियल का जो भी आपने यूज़ किया उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा या कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। अल्फा क्या आएगा यहाँ से, इससे बताओ, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, यही आएगा क्या। अब एक चीज़ बताओ, ध्यान से देख के बताओ कि अगर मान लो दो वायर है हमारे पास, एक कॉपर वायर है एक सिल्वर वायर है, दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है। भाई आपने कॉपर वायर है उसको थोड़ा छोटा लिया है, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए उसको थोड़ा बड़ा ले लिया, इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो गया, ठीक है। मान लो आपने जो रेजिस्टेंस लिया है, दो अलग अलग मटेरियल के वायर हैं, उनका इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है, इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है और दोनों को सेम आप गर्म कर रहे हो, तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये R1 T2 माइनस T1 ये सब सेम हो गया उन दोनों के लिए। तो जिस मटेरियल को गर्म करने से रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा उसके लिए अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जिस मटेरियल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसको गर्म करने पे उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा होता है। तो ये मैथमेटिकली तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप, लेकिन फिर आप एक टेबल बनाओगे, है ना, कॉपर के लिए इतना होता है, सिल्वर के लिए इतना, एल्यूमिनियम के लिए इतना, एलॉय के लिए इतना है। और फिर आप क्या देखोगे कि जिस मटेरियल के लिए अल्फा कम आएगा उससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि इस मटेरियल को अगर मैं गर्म करूंगा तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज कम आएगा, और इसको गर्म करूंगा तो जिसके लिए अल्फा ज़्यादा होगा तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे या चेंज करने से, सेम टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि अल्फा डिपेंड कर रहा है R2 माइनस R1 के ऊपर। R2 माइनस R1 जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए अल्फा भी ज़्यादा आएगा। कंपेरिजन हो गया ना। तो अलग अलग जब इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं, ये इसीलिए तो पढ़ रहे हैं सब चीज़ें कि बाद में हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स में हमको कौन सा मटेरियल कौन सा मेटल यूज़ करना चाहिए वो हमको इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका कम है, किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो ये उस टाइप की चीज़ों के लिए काम आती है चीज़। तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों इसके नाम है, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ से एक और चीज़ देखो, अगर मैं इसको R1 को इधर ले आऊँ तो R2 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है R1 प्लस एल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ से R2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, R1 कॉमन ले तो 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1 आया क्या, ये एक फॉर्मूला अपने पास आ गया। तो R1 आपको गिवन हो, अल्फा आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है नॉर्मली कि इसका इस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना है, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन होता है। तो क्या हम फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, अरे बोलो कर सकते हो ना। अच्छा, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो है R1, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 इक्वल्स टू रो 1 एल बाई ए, इसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A वायर का, तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, तो R2 इक्वल्स टू रो 2 एल बाई ए। अगर मैं R1 और R2 की ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ सपोज, तो L बाई ए दोनों साइड में कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और क्या बचेगा, यही फॉर्मूला रो के टर्म्स में बन जाएगा, रो 2 इक्वल्स टू रो 1, यानी कि अगर आपको रो कैलकुलेट करना है तो भी यही फॉर्मूला है, बस इसमें R की जगह क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, ये लो, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, ये दूसरा फॉर्मूला है अपना, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, ये दो फॉर्मूले हैं एक जैसे से ही है। तो नॉर्मली इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा, कभी कभार इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा उसको कैलकुलेट करके बताओ, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। समझ में आया पूरा। अगर अपन मेटल्स के लिए ग्राफ बनाएंगे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में, तो किस टाइप का बनेगा, तो मेटल्स के लिए हमने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम मेटल्स को गर्म करेंगे, अगर मैं कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। अच्छा, जीरो भी होता है क्या रेजिस्टेंस कभी, ऑलमोस्ट जीरो होता है, वो बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे मैं जीरो ले लिया यहाँ पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 0 केल्विन टेम्परेचर पे
जीरो केल्विन तो अलग चीज़ होगी, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। जीरो केल्विन टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर माना जाता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, एक रेफरेंस के तौर पे उसको माना जाता है। तो ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, तो यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट करना है, ऐसा जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए बनाया मैंने? मेटल के लिए। लेकिन अगर मैं 2-3 मेटल को मिला के क्या बना दूँ? एलॉय। तो एलॉय के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? तो एलॉय के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एलॉय के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक और बात कि जो एलॉय होते हैं उनके लिए अल्फा बहुत बहुत कम होता है, एलॉय के लिए अल्फा बहुत कम होता है। इसका मतलब एलॉय का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज बहुत कम आएगा। ठीक है ना, वो याद रखना। अल्फा का मतलब क्या है, मीनिंग याद रखना इनका। ये एलॉय के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या सेमीकंडक्टर के लिए एक जैसा बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट सेमीकंडक्टर। अगर इन मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं। कौन डेवलप हो जाते हैं इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डेवलप हो जाएंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? कुछ बॉन्ड्स को एनर्जी मिलेगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, और चार्ज कैरियर्स अगर बढ़ेंगे तो जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर होंगे उतना ही इजीली चार्ज या करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इनमें उल्टा होगा उससे। अगर आप सेमीकंडक्टर का या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, तो अगर आप आयंस को गर्म करोगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, वो तेज़ी से भागेंगे इधर उधर, तो उनकी भी एक तरह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या फिर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो उल्टा होगा इन दोनों के लिए, इससे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये आया समझ में? ठीक है, याद रखना, ये ग्राफ पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में।